राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग जारी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। सीएम गहलोत ने कहा हमारी सरकार को दोबारा आएगी। पीएम मोदी 3 दिन के तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र दौरे पर। चुनावी राज्य में 6 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। तिरुपति भी जाएंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी टनल में बाकी खुदाई हाथ से हो सकती है। 15 मीटर दूर फंसे 41 मजदूर। कल दोपहर से बंद है ड्रिलिंग। सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होंगे। पिछली सुनवाई में जैन के वकील ने बयानों की कॉपी मांगी थी। जम्मू कश्मीर में सेना ने ढूंढ निकाला आतंकी ठिकाना। हथियारों का जखीरा बरामद। चीनी पाकिस्तानी ग्रेनेड और AK-47 मैगजीन भी मिली। और अगले हफ्ते तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। पहलगाम और अनंतनाग में तापमान -3.3 डिग्री। जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में बारिश की संभावना। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। राजस्थान में यानी कि राजस्थान का रण जारी है। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 आपको बता दें वोटिंग लगातार जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है। दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो राजस्थान के रण में आगे बढ़े इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ रहा है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 25% मतदान हुआ है। अजमेर का अगर जिक्र किया जाए तो 23.43% वोटिंग हो चुकी है। अलवर 26.15% वोटिंग हो चुकी है और बांसवाड़ा में करीब, क्योंकि ये हॉट सीट मानी जाती है, 26.37% वोटिंग हो चुकी है। 11 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है। 28.91% वोटिंग हुई है। बाड़मेर का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर 22.11% वोटिंग अब तक हो चुकी है, यानी कि 11 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है। भरतपुर में 27% वोटिंग हुई। भेड़वाड़ा में 23.85% वोटिंग। बीकानेर में 24.52% वोटिंग हुई है। ये हॉट सीटों का वोटिंग प्रतिशत है जो सामने आ रहा है। अगर बूंदी और चित्तौड़गढ़ का जिक्र करें तो यहाँ पर 25.42% वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक और 24.87% चित्तौड़गढ़ में वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक। तो दौसा में करीब 22.73% वोटिंग हुई। धौलपुर में 30.25% वोटिंग हुई और डूंगरपुर में 22.82% वोटिंग हुई है। गंगानगर में 88.22% वोटिंग हुई। हनुमानगढ़ का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 29.16% वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक। जयपुर में करीब 25.19% वोटिंग हुई है और जैसलमेर में 25.24% वोटिंग हुई है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है जो आपको बता रहे हैं। जालौर और झालावाड़, ये झालावाड़ का अगर जिक्र करें तो ये भी काफ़ी अहम सीट मानी जाती है और जालौर में 23.24% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है। झालावाड़ में 28.48% वोटिंग हुई है। झुंझुनू में करीब 24.57% वोटिंग हुई है। जोधपुर में और करौली में 22.58% वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक।
तो अभी तक का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत। तो राजस्थान के रण में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कूनर के निधन के बाद ये क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदाताओं की संख्या करीब 5,38,38,105 है और इनमें 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 मतदाता शामिल हैं। इनमें से 18 और 19 आयु वर्ग के करीब 22,61,008 नए मतदाता हैं और करीब कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला हो जाएगा क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएगा और आज लगातार वोटिंग की जा रही। राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, इसका फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और ये रिजल्ट आने के बाद ही साफ होगा। जिस तरीके से जितनी तेजी के साथ प्रचार प्रसार किया गया दोनों ही पार्टियों की तरफ से। राघवेंद्र सिंह राजू चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में शामिल हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए राघवेंद्र जी। अगर देखा जाए जो चुनावी माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ चुका है। लगातार गहलोत सरकार को घेरने की कवायद तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर और वोटिंग जारी है। क्या उम्मीदें फिलहाल नजर आ रही हैं, क्योंकि मुद्दे कई छाए रहे? नहीं, मुद्दे तो आपकी बात सही है क्योंकि स्थानीय मुद्दे उसमें बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से किसान कर्ज माफी का मामला बहुत अंतिम समय में सामने आया और तमाम जो मुद्दे निखर करके सामने आए, जैसे स्वास्थ्य में मैंने बताया चिरंजीवी योजना गहलोत सरकार ले आई, तो कांग्रेस ने काट करने का पूरा प्रयास किया है। अब ये कार्ड जो लाए हैं जनता के सामने और जो चुनावी वादे जनता के सामने, बीजेपी ने भी अपनी घोषणाएं की हैं और अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें कितना अमल हो पाता है और जनता कितना उन सब चीजों पर विश्वास करती है। घोषणा पत्र जो हम लोग लाते हैं जनमानस के बीच देते हैं, उन घोषणाओं के सापेक्ष में कितनी घोषणाओं को हम पूरा कर पा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें भी आम जनमानस अब बहुत जागरूक हो गया है। बिल्कुल। और इस तरीके से अंतिम समय में आपने देखा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक नया शगुफा, जब 5 राज्यों में चुनाव का दौर चल रहा है, और उसी समय वो ये शगुफा ले आए, तो ये तमाम बातें भी आम जनमानस में प्रभावित कर रही हैं। जनता जो है उसको केवल जन भावनाओं के आधार पर छांटने बांटने का काम जो हो रहा है, डिवाइडेशन तो उसके साथ साथ जाति समीकरण साधने का काम, कुर्सी पाने के लिए और चोला के रंग बदलने का काम। बिल्कुल। आपको प्रत्याशी ऐसे भी मिलेंगे कि सुबह सपा में है, शाम को बसपा में है, फिर वो भाजपा में है, तो ये निश्चित तौर पर दलीय निष्ठा बहुत ज्यादा लोगों में रह नहीं गई। बिल्कुल। और इसका प्रत्यक्ष आपने देखा भी है, लोकसभा के चुनाव में भी रही हो, अंतिम समय में वो लोग जो भले अपना तुरंत बदल लेते हैं पार्टी को। बिल्कुल। और इस बार तो काफी जहां से कई जगहों से ऐसे प्रत्याशी भी उतारे गए जो पहले कांग्रेस में शामिल थे, अब बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं, और जो पहले बीजेपी में थे तो वो कांग्रेस के दावेदार के रूप में अब प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके की भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और साथ ही लगातार बीजेपी कांग्रेस को, क्योंकि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की यहां पर देखने को मिल रही है। राघवेंद्र जी, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी घेरने की कोशिश लगातार करती रही और चुनावी मैदान प्रचार प्रसार में आपने देखा कि अभी पिछले 2 दिनों तक कितनी रैलियां, कितनी जनसभाएं और कई ऐसे कन्हैयालाल हत्याकांड का जो जिक्र है इसको लेकर भी घेरने की पूरी कोशिश की गई। वो बात अलग है कि गहलोत सरकार इस बात का जिक्र कर रही है कि हमने विकास किया है और हमें कोई वोट दे या ना दे, सरकार हमारी ही होगी। जीत का दावा डंके की चोट पर। देखा होगा आपने, पुजारी को भी जला दिया गया था। बिल्कुल। तमाम घटनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, काम विपक्ष का काम था कि भाई उन सब चीजों का फिक्र करें, लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर के सड़कों पर आना चाहिए था
बिल्कुल। मैं समझता हूँ तमाम चीजों, और आज के समय में जो दृष्टांत मुद्दा है वो भले ही पार्टियां कुछ भी कहें, लेकिन एक महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। बहुत। भ्रष्टाचार और महंगाई पर बार बोले अब की बार मोदी सरकार, तो जो नारे शुरू ठीक में है, जब 2014 उनको में ऐसा ला करो करके तो उनको कहना कि आप सभी में परिचय कांग्रेस के बीच में, तो वो बिल्कुल। मुद्दे भी तमाम थैंक यू लेके फिर अब बात प्रदेश करें। में भी लोगों ने सामने लाने का प्रयास किया है। भाई सिलेंडर कितने का है, सिलेंडर की घोषणा वहां पर हो गई, भाई बिल्कुल। ठीक है 450 या 500 में हम सिलेंडर देंगे। तो ये तुरंत क्यों नहीं कहा जाता पूरे देश में, जब चुनाव है 2024 का? तो बिल्कुल। क्या कोई देश की जनता जो पूरे केंद्र में लोकसभा की जनता के अलग है क्या? या कोई स्कीम केंद्र से ही लागू होना है? तो मैं समझता हूँ तमाम जो जनभावनाएं हैं, लोग इधर उधर जो बाहर भी रहते हैं, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं उनका पेंशन का मुद्दा भी बहुत बड़ा प्रभावी है। बिल्कुल। और पेंशन के मुद्दे में निश्चित तौर पर कांग्रेस भाजपा को घेरने में सफल रही है। अब ये बात चला गया, उसका फायदा कांग्रेस ने हिमाचल में भी उठाया, कर्नाटक में भी कई राज्यों के चुनाव में उठाया है। लेकिन बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा का नेटवर्क था और जिस तरीके से अंतिम समय में लाडली योजना लाई, यहाँ पर उसी तर्ज पर गहलोत सरकार ने भी कर्ज माफी माफ कर दी, बिल्कुल। और स्वास्थ्य में भी चिरंजीवी योजना ला करके अपनी तरफ मतदाताओं को आकर्षित करने का काम किया है। अब बिल्कुल। उनका आकर्षण कितना रहता है? अभी 25% आपने बताया, 26% मतदान 11 बजे के आसपास हुआ। बिल्कुल। और ये मतदान का प्रतिशत अगर 75%, 72%, 70% के आसपास देर शाम तक जब मतदान समाप्त होगा अगर पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की लड़ाई बहुत मजबूत होगी, और राजस्थान में तमाम ऐसे लोगों का भी भविष्य तय हो जाएगा। ऐसे लोग हैं जो केंद्र की सियासत में, राजनीति में जिनके बहुत बड़े चेहरे हैं, उनको भी राजस्थान में चुनाव में, विधायक का चुनाव लड़ा करके मैं समझता हूं मोदी सरकार ने एक ऐसा उनको वो दिया कि भाई क्षेत्र में कितना आपका वो है, और इसके बाद केंद्र से तमाम योजनाएं संचालित हैं जिनका लाभ आम जनमानस को दिया है। उन केंद्र की जन भावनाओं को और केंद्र की तमाम समस्याओं को लेकर के, स्थानीय नेताओं को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमारे मतदाता क्या मोहर लगाएंगे और किस तरीके से हम महिलाओं, बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बूथ मैनेजमेंट में दिग्गजों के ताज का किसके सिर ताज सजेगा, इसका फैसला और साथ ही साथ अपने भी भाग्य का फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजस्थान की जनता का जिक्र करें, राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं का आप देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज मुझे देख रहा है, जिस तरीके से उनकी मतदान केंद्रों पर भीड़ दिख रही है, बिल्कुल, तो मैं समझता हूं कि मैं बदलाव क्या संभव है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं बूथ स्थल से। महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं संवाददाता। महेंद्र, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए फिलहाल क्या कुछ रुझान जनता का नजर आ रहा है, किस मुद्दे के आधार पर? वापस लौटते हैं राघवेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। संवाददाता का रुख कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं संवाददाता। किस तरीके का रुझान जनता का नजर आ रहा है, किस मुद्दे के आधार पर ये अपने वोट देने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ उत्साह वोटिंग को लेकर? तो ये उत्साह जो दिख रहा है, 33% महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने की बात है। हालांकि वो तो केंद्र में सरकार थी, चाहते तो सब जगह अभी लागू कर देते। तो मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में ये चुनौती बनेगी, और मैं समझता हूँ 33% महिलाओं को कौन राजनीतिक दल उनका पूरा हक और अधिकार दिलाएगा, ये भी आने वाले 2024 के। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपके पास वापस लौटते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार संवाददाता से अपडेट साझा कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बूथ स्थल से, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह का रुख करते हैं। महेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या कुछ रुझान, क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है, और किस तरीके से, किस मुद्दे के आधार पर यहाँ की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है लोकतंत्र के इस महापर्व पर? अनम्यूट करिएगा। जोधपुर से 7 बजे तक काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक का प्रतिशत हमारे साथ पीआरओ जुड़ गए हैं ये सदापुरा क्षेत्र के। ये बताएंगे। नमस्ते, मैं राकेश कुमार सेन, पीआरओ जी। हाँ, विधानसभा आम चुनाव 2023 जोधपुर प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत इस प्रकार से है। जोधपुर शहर 21.006%, सरदारपुरा 24.30%, और लूणी विधानसभा क्षेत्र 22.84%, बिलाड़ा
23.58% और सूरसागर 22.90%, और ओसियां है 22.41%, शेरगढ़ 25.01%, गोपालगढ़ 20.04% और फलोदी का है 19.58%। इसके बाद में अगली सूचना 1 बजे बाद में दे दी जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से महेंद्र कुछ हॉट सीटें हैं, अगर आप बात करें धौलपुर की या सिवाना की या बीकानेर की या नागौर की, तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा? जोधपुर के विधानसभा की प्रतिशत है, जैसे ही इसका अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। जो जोधपुर जनता शहर के है, जो उन्होंने बताया जी जी ठीक है। जोधपुर में सुबह 7 बजे से उत्साह चल रहा है इनका। किस और तरीके सब का जगह ये देखिए, एक्साइटमेंट महेंद्र, आप क्योंकि इस वक्त बूथ स्थल पर मौजूद हैं और काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है महेंद्र, लोगों से क्या इस दौरान आपने बातचीत की? क्या कुछ उत्सुकता और किस आधार पर, किन किन मुद्दों के आधार पर ये अपने कीमती मत का उपयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंची हैं, अगर राजस्थान की जनता का जिक्र करें? राजस्थान के जो हमने ये बूथ स्तर पे, हाँ बताइए वोट कितने बजे आए, कैसा उत्साह है जोधपुर में वोट देने का? बहुत बढ़िया। चलिए, शुक्रिया महेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है राजस्थान में वो 25% तक हो चुका है और लगातार ये प्रतिशत धीरे धीरे तक बढ़ता जा रहा है और लोगों की भारी भीड़ बूथ स्थल पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता और मुद्दों के आधार पर, क्योंकि विकास ही एक अहम मुद्दा है और कई ऐसे राजस्थान का अगर जिक्र करें तो स्थायी मुद्दे हावी रहे। और कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हील चेयर पर एक महिला अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंची हुई हैं। तो जागरूकता भी नजर आ रही है कि हर कोई अवेयर है इस बात को लेकर कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और किस तरीके से इसमें एक एक वोट कितना कीमती होता है और अपने वोट का उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए ये बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। व्हील चेयर पर हैं लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ये बूथ स्थल तक पहुंची हुई है। ये बड़ी बात है कि जनता जागरूक है और जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, और प्रचार प्रसार भी तेजी के साथ हुआ और किस तरीके से जीत के दावे, गहलोत सरकार जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। तो इन प्रत्याशियों के सिर, किसके सिर ताज सजेगा, इसके साथ साथ ये जनता राजस्थान की अपने भी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आएगा, तभी ये तय हो पाएगा और लगातार उम्मीदें बहुत जताई जा रही हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे रहे जो हावी रहे। उनको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम राजस्थान के रण का जिक्र कर रहे हैं और एक एक कर वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवेयर हैं, जागरूक हैं और बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, भागीदारी नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के जो बेसिक मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे यानी कि विकास, और विकास के मुद्दों के आधार पर ही जनता बूथों तक पहुंच रही है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे जिस तरीके से नजर आए, अब वो
घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई उनको कितना अमली जामा आने वाले समय में पहनाया जाएगा एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ चुनावी विश्लेषक मौजूद हैं और ज़्यादा चर्चा करते हैं कई अहम मुद्दों को लेकर, क्योंकि राघवेंद्र जी देखा जाए तो यहाँ पर महिला सुरक्षा का भी मुद्दा बहुत हावी रहा और यहाँ पर युवा पीढ़ी, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया तो युवा पीढ़ी भी बेहद नाराज नजर आई। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इसका कुछ खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? युवा वर्ग तो निश्चित तौर पर मतदान में जो प्रतिशत का कितना परसेंटेज बढ़ता है, इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका युवाओं की होगी जी। और ये मुद्दा केवल राजस्थान में ही नहीं है। जिस तरीके से भारत देश की जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के सृजन नहीं हुए, तो इसके मैं सीधे से बात करता हूँ, इस पर कभी सदन में चर्चा भी नहीं होती। कभी आपने रोजगार की चर्चा को सदन में नहीं देखा होगा। जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के चर्चा हो कि भाई रोजगार के सृजन कैसे होंगे, बातें होती हैं, तमाम योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को कितना हम साकार कर पा रहे हैं। मूलभूत मुद्दा हो रहा है कि भाई किस तरीके से हम जनता को इन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो वो योजनाओं का लाभ कहीं मिल पाता है, कहीं नहीं मिल पाता है। इसके बाद कितना प्रतिशत उनका मतदान में ये भी देखा जाता है, भाई ठीक है कोई अस्पताल आप खोल लेंगे लेकिन उसमें एमआरआई की मशीन है या नहीं है, उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन है या नहीं है, उन सब चीजों से भी तमाम चीजें जुड़नी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से आज अपील करना चाहेगा के न्यूज के तमाम लोग जो हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं, आपसे भी कहूंगा कि आज सब लोग बढ़ चढ़ करके ये 5 साल का महापर्व होता है और इस महापर्व में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मतदान के लिए निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। ये एक बहुत बड़ा महापर्व है, क्योंकि आज जो स्थितियां देख रहे हैं, केंद्र में भी सरकार जो चल रही है वो केवल 41% मत पे चल रही है। तो कम से कम इतने लोगों ने जो मत नहीं दिया, तो आज स्थितियां जैसे मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज वोट का आया, तो कम से कम मतदान का प्रतिशत वहां बढ़ा। मैं समझता हूं राजस्थान भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, यहाँ पर भी मतदान का प्रतिशत 75% कम से कम जाना चाहिए। लेकिन जो आपके जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि उदासीनता अभी उतनी तेजी नहीं दिखाई दे रही है मतदान केंद्रों पर। यह निश्चित तौर पर है कि जैसे मध्य प्रदेश में तुरंत घटनाएं तमाम देखने लगी थी, तमाम प्रशासन पर भी आरोप लगे थे, अभी राजस्थान में आपके मैं देख रहा हूं चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से ऐसी कोई घटना या कोई आरोप प्रत्यारोपों का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है, ये चुनौतीपूर्ण चुनाव है और इन चुनाव में किस तरीके से आम जनमानस को, किन मतदाताओं को कौन अपने को बिल्कुल देखा जाए तो अब नए वोटर्स भी बहुत ज्यादा, अगर युवा पीढ़ी का जिक्र करें तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी ले रही है और उनके अपने मुद्दे भी हैं जो कि जायज भी हैं, जिस आधार पर वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वापस लौटेंगे राघवेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ पीयूष पंत जी भी जुड़ चुके हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीयूष पंत जी, राजस्थान का चुनावी रण देखा जाए तो बहुत दिलचस्प है इस बार। बीजेपी का जिक्र करें तो वो हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दे के आधार पर चुनावी प्रचार प्रसार में नजर आई। जैसा कि आपने जयपुर में देखा होगा, हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना बीजेपी कार्यालय में की गई और चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान जितने भी प्रत्याशी और जो नेता थे वो दर्शन करके जाते थे। तो अब किसको जीत मिलेगी, धार्मिक और आस्था के, धर्म और आस्था के आधार पर या हिंदुत्व के आधार पर, और किसको क्योंकि लगातार सांप्रदायिकता के आधार पर भी कांग्रेस को घेरने में भी कोई कोर कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी। तो क्या कह रहा है राजस्थान का चुनावी रण? आज म्यूट करिएगा जी। सुनाई दे रहा है? सुन पा रहे हैं। सुन रही हैं आप? जी जी, कंटिन्यू। देखिए, राजस्थान का अगर चुनावी जंग आप देखें तो, और अगर खासकर घोषणा पत्र को देखें तो वो निश्चित रूप से लगभग एक से दिख रहे हैं और वो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की बेरोजगारी की मार है, जो जनता की जो महंगाई है, उस सबसे जो पीड़ित जनता है उसको राहत देने के जो है तमाम जो है वादे जो है उसमें किए गए हैं, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो। वो तो यही दिखाता है कि किस तरह से जो है कि जनता के मुद्दों पे अब सरकारें जो पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का देखिए मुख्य स्ट्रेटजी होती है कि धर्म के आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे जो है वो चुनाव को ले आए
और वो जो है क्या नाम एक ध्रुवीकरण करे। ये कोशिश बिल्कुल। उन्होंने देखी, ये कोशिश हर जगह करते हैं। ये कोशिश उन्होंने कर्नाटक में भी की थी, वहां भी हनुमान जी का नारा की बात करी थी बिल्कुल। बजरंग बली लेकिन ने, वहां लेकिन की वहां जनता ने आस्था को नकार दिया। वहां पे जो हाँ, स्थानीय मुद्दे हैं उसको अहमियत दी गई और उसी के आधार पर ये जीत हुई थी कांग्रेस की। तो मुझे लगता है क्या इस बार आस्था और धर्म के आधार पर ये जीत हासिल कर पाना इतना आसान होगा, क्योंकि जनता भी जागरूक है। नहीं देखिए देखिए सबसे यही बात मैं कह रहा था कि जी। कर्नाटक का मैंने उदाहरण दिया। तो खैर देखिए साउथ में तो फिर भी जो है कि धर्म के रूप में उतनी जनता जो है, उतनी ज्यादा आस्था वो उनकी अपनी निजी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो है पब्लिक डोमेन में जो है, और खासकर राजनीति में वो आस्था को नहीं लाते हैं। लेकिन उत्तर भारत की बात दूसरी है। लेकिन राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जहां पे जातियां ज्यादा हावी हैं और धर्म उतना हावी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। देखा ने तो कोई सांप्रदायिक दंगे उस तरह से नहीं हुए। हालांकि इस बार ऐसा हमने नू में देखा कि ऐसा हुआ, और भी एक दो जगह हुआ जहां पे जो है कि यात्राएं निकाली गई। तो ये कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि ध्रुवीकरण करे, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता नहीं करती। देखिए नू में जिस तरह से जो है कि हिंदू जो है मुसलमानों के साथ आ गए पूरी तरीके से, तो उन्हें होने नहीं दिया इस बात को। तो वो राजस्थान की जनता इस पे विश्वास नहीं करती है। यहाँ पे जातियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इसीलिए जाति समूह यहाँ हावी होते हैं, उसी आधार पे टिकट बढ़ते हैं, उसी आधार पे जीत और हार होती है। और तो मुझे लगता है कि इसलिए कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन वो ऐसा करने में राजस्थान में भी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाद में आपने देखा कि मोदी जी भी जो है तमाम जो है मुद्दे दूसरे मुद्दों पे आ गए, और जो है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि वो तमाम तरह की सब्सिडी देने की बात करने लगी, सस्ता सिलेंडर देने की बात करने लगी, नौकरियां देने की बात करने लगी, और जो है कि किसानों को राहत देने की बात करने की। वही भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही थी, और किसान जो है वहां पे आंदोलनरत थे, लेकिन सुनवाई नहीं, वही अब जो है किसानों को राहत देने की बात कर रही है। तो निश्चित रूप से देखिए अब जो हालात बन गए हैं राज्य दर राज्य, जनता के आर्थिक हालात जो है वो बहुत खराब होते जा रहे हैं। अब ये पार्टियों को मजबूरन सोचना पड़ रहा है, और इसी क्योंकि ये गवर्नेंस की मैं फेल्योर भी मानता हूं। ये जो है कि आपकी शासन का फेल्योर है, असफलता है। आप रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आप चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं सस्ती, आप जो है सस्ता जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको इस तरह की रेवड़ियां बांटनी पड़ रही हैं। ये गवर्नेंस का फेल्योर मैं मानता हूं। तो इसीलिए अब पार्टियां भी मजबूत धर्म से, अब देखिए जनता भी आज ही जा चुकी है, और ये जनता अब तो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़े उत्तर के भारत के राज्य हैं जहां पे धर्म थोड़ा हावी रहता है, क्योंकि अयोध्या का मुद्दा भी है और से बहुत, लेकिन अब जनता जो है उसके लिए समस्याएं हैं। बिल्कुल। राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान हालांकि अयोध्या रामलला का भी जिक्र हुआ चुनावी मंचों से। इस प्रचार प्रसार में भी कोई रियायत नहीं छोड़ी गई कि किस तरीके से धर्म और आस्था के आधार पर हम अपने वोटर्स को रिझाने की कोशिश में पीछे रह जाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मंचों से इस बात का बहुत डंके की चोट पर जिक्र हुआ है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन्हीं स्थानीय मुद्दों के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। राजस्थान के चुनावी रण का जिक्र कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव राजस्थान का लगातार जो राजस्थान की जनता है वो बढ़ चढ़कर बूथों तक पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुद्दे कई ऐसे रहे, चाहे हम बेरोजगारी का जिक्र करें, चाहे हम महंगाई का जिक्र करें, चाहे हम महिला सुरक्षा का जिक्र करें, ये ऐसे तमाम मुद्दे रहे जो बेहद हावी रहे। यहाँ पर क्राइम को लेकर भी लगातार प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे तमाम ऐसे मुद्दों को घेरने की पूरी कोशिश भी की गई सत्ता पक्ष की तरफ से। तो ये चुनावी रण जो है वो बेहद चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन जनता का साथ किसको मिलता है
ये आने वाले 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में हनुमान जी की स्थापना मूर्ति की गई, दर्शन करके प्रचार प्रसार में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो निकलते थे, तो हनुमान जी का आशीर्वाद कितना मिलता है ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। क्योंकि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी ने घेरने की कोशिश की, उसका कोई भी गहलोत सरकार हिंदू कार्ड खेलती हुई नजर नहीं आई। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए तो कमलनाथ और भूपेश बघेल ने हिंदू कार्ड खेल कर बीजेपी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इससे ये रण जो है और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ लगातार चुनावी विश्लेषक जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है गहलोत सरकार का, क्योंकि कई चुनावी मंचों से जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकास योजनाओं का जिक्र किया कि हमने जनता के लिए इतना विकास कार्य किया है कि हमें उनसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमें वोट दें। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का साथ हमें ही मिलेगा। हाँ देखिए, निश्चित रूप से देखिए, ये उम्मीद तो यही की जाती है कि जो सरकार काम करती है वो यही उम्मीद करती है कि काम के आधार पे जनता वोट देगी। अगर जनता को लग रहा है कि काम हो रहा है और उन्हें राहत मिल रही है, वो उनका जीवन थोड़ा जो है कि आसान हो रहा है, और तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि ये सरकार चलती रहे। लेकिन देखिए, सिर्फ सरकार का जो चुनना है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे काम नहीं करता। हमारे समाज में, हमारे देश में, खासकर राजस्थान में आप देखिए, जातिगत समीकरण बहुत हावी रहते हैं। यहाँ पे जो जातियां हैं, जाति समूह हैं, वो बहुत उनका महत्व रहता है, तो वो भी फैक्टर है, काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मुद्दा अगर आपकी गुड गवर्नेंस है, आप लोगों को वो डिलीवरी हो रही है और वो मिल रहा है, उनका जीवन थोड़ा अगर आसान हो रहा है, कष्टमय नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सरकार के पक्ष में वोट देना चाहते हैं। ये हमने कई राज्यों में देखा। केंद्र की सरकार को भी ये जब जनता को लगा कि नहीं, हाँ हमें कुछ फायदे हो रहे हैं, राहत मिल रही है, जीवन थोड़ा सुविधाजनक हो रहा है, तो वो उसको कंटिन्यू करती है। यही राज्यों में होता है। लेकिन जैसे आपसे कहा कि और भी बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, इसमें फ्लोटिंग वोट्स भी होते हैं, जिससे बताता है कुछ धार्मिक होते हैं, जो काडर जो बेस्ड वोट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनका काडर बेस्ड वोट है, तो उसका फायदा उनको मिलता है। भले ही चाहे जनता उनकी सरकार से, क्योंकि वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश था लोगों का, इसीलिए उसको हटाया था उन्होंने पिछली बार। तो ये तमाम चीजें होती है। लेकिन निश्चित रूप से सरकारें चुनी ही इसलिए जाती जनता द्वारा कि वो उनका भलाई का काम करे, उनका जीवन थोड़ा जो है सुखमय बनाए, थोड़ा जो है कि सुविधाजनक बनाए, उनको जद्दोजहद की उनको कम करनी पड़े अपने जीवन में, उनको सस्ती शिक्षा मिले, सस्ता जो है उनको खाना पीना मिले, ताकि बिल्कुल। पीयूष पंत जी, यहाँ एक बीजेपी की जो रणनीति है, अगर उसके आधार पर बात की जाए तो मुझे लगता है जिस तरीके से वो बार बार महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा को लेकर बहुत जिक्र होता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जब चुनावी माहौल आता है या चुनावी एजेंडे का जिक्र करें तो अक्सर मंचों में सिर्फ हिंदुत्ववाद और देखा जाए आस्था और धार्मिक मुद्दों पर ही सिर्फ जिक्र होता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनको पता है कि जनता के बीच किस आधार पर, किस रणनीति के साथ हमें उतरना है। और मुझे लगता है इससे कांग्रेस को भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम होंगे, जनता का साथ किसे मिलता है, ये फिलहाल देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार राजस्थान के रण का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जनता बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे के आधार पर जनता अपने बूथों स्थल तक पहुंच रही है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसी के साथ राजस्थान के रण में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।